हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। एक संयोजकता, एक संयोजकता की अगर हम बात करें तो एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, धातु होते हैं, उपधातु होते हैं, धातु अधातु दोनों होते हैं, सदैव अधातु होते हैं। देखो, धातु के बाह्यतम कक्षा में हमेशा एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और उपधातु के बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। उपधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधातु के बाह्यतम कक्षा में जो है वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है बाह्यतम कक्षा में जो जितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 1, 2, 3, 4 है तो वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही संयोजकता। और अगर 5, 6, 7, 8 है तो 8 में से घटा देते हैं, 8 में से घटा देते हैं। अब देखो चला, यहां पर क्या होगा कि अगर इसमें आप ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता निकालिएगा तो 8 में से घटा देंगे। अब बढ़िया से देखो, हम बताते हैं ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना तो समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है। जैसे आप ले लीजिए धातु, धातु की अगर हम बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में, इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उपधातु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा और अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा और अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। अब गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। इसमें संयोजकता अगर निकालना है, संयोजकता अगर निकालना है तो संयोजकता अगर 1, 2, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1, 2, 3 होगा। अगर यहां उपधातु में भी 4 है तो 4 होगा, लेकिन यहां अगर देखोगे 8 में से घटाएंगे तो 8 में संयोजकता निकालने के लिए 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ 8 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। आपको पता होगा कि अगर 1, 2, 3, 4 होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होगा, और अगर 5, 6, 7, 8 होगा तो 8 में से घटा देते हैं, 8 में से घटा देते हैं। अब बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? कहते हैं संयोजकता, एक संयोजकता, एक संयोजकता देखो धातु का भी है, धातु का भी है और अधातु का भी है। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? धातु अधातु दोनों। वॉल्यूम कम हो गया। हेलो हेलो, अब ठीक है? अब देखिए तो वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ठीक है चला जी। अभी देखिए तो वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ठीक है तो बताइए। संयोजकता निकालने के लिए आपको पता होगा कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 1, 2, 3, 4 तो वही संयोजकता होता है, और अगर 5, 6, 7, 8 होगा तो 8 से घटा देंगे, 8 से घटा देंगे। आंसर, आंसर हो जाएगा धातु अधातु दोनों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर 1, 2, 3, 4 होगा ना तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता, 5, 6, 7, 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे। कहते हैं गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। गुणसूत्र बने होते हैं किसके? डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए एवं प्रोटीन दोनों के गुणसूत्र बने होते हैं, डीएनए के भी और प्रोटीन के भी। ये ध्यान रखिएगा। चला गुणसूत्र, आप बताओ आनुवांशिकता के लिए क्या जिम्मेवार है? आनुवांशिकता के लिए क्या जिम्मेवार है? आनुवांशिकता के लिए, आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार है क्या? एक ऑप्शन है डीएनए और दूसरा ऑप्शन है जीन। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार है डीएनए और जीन। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार है डीएनए और जीन। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार है, चला आंसर मारिएगा जीन, और नहीं रहेगा तो सेकंड आंसर मारिएगा डीएनए। आनुवांशिकता के लिए अगर कहेगा जिम्मेवार है तो अगर जीन रहेगा तो जीन मारेंगे, जीन नहीं रहेगा तो डीएनए मारेंगे। जीन नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? डीएनए मारेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। चलिए ये पिंड को फेंक दिए u वेग से। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h है, अधिकतम ऊंचाई जो है वो h है। तो कर h होगी, तब हमको पता है कि अंतिम वेग जो होगा वो 0 होगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो -2gh। यहां से हम अंतिम वेग को 0 मान लेते हैं तो यू स्क्वायर -2gh। यहां से यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g इज द आंसर। आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का सवाल है। यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2g। वेरी गुड। अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अंतिम वेग होता है 0, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा तो भैया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस होता है। जब ऊपर जाता है तो -2gh, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा, u निकाल देना है, h का मान। यू स्क्वायर बाई 2g इज द राइट आंसर। यू स्क्वायर बाई 2g इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। चला जी, कहता है दिए गए वेग समय ग्राफ का निष्कर्ष निकालिए। देखिएगा चला जी, अगर वेग समय ग्राफ में 5 गो ग्राफ है, ये पांचों ग्राफ क्या बताता है, वेग समय, वेग बटा समय त्वरण का मान होता है, तो वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। ये 5 गो ग्राफ है, इस पांचों ग्राफ को स्टडी कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ये अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ असंभव है, ये ग्राफ जो है चला असंभव है। ये इसको कहते हैं एक समान वेग का ग्राफ, एक समान वेग का ग्राफ, एक समान वेग, ई वेग और समय के बीच है, तीनों ग्राफ त्वरण का मान देगा। ये एक समान त्वरण का ग्राफ है, ये एक समान त्वरण का ग्राफ है। इसमें जो है, इसमें ऐसे हो रहा है तो त्वरण बढ़ रहा है, ऐसे होगा तो त्वरण घटेगा। इसमें त्वरण जो है वो बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। इसमें जो है त्वरण घट रहा है, इसमें त्वरण जो है वो घट रहा है, घटेगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक समान वेग का ग्राफ है, इतने ग्राफ है, पांचे को ग्राफ है वेग समय ग्राफ में। ये एक समान वेग का ग्राफ है, ये असंभव है, और वेग और समय के बीच का ग्राफ ही त्वरण का मान देगा। ये एक समान त्वरण नहीं, बढ़ता त्वरण नहीं, घटता त्वरण है। अब आंसर बताइए, ध्यान दीजिए। ये सर का वीडियो बहुत अच्छा है। चलो जी, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरी तारीफ नहीं करनी, अभी पढ़ लीजिए, आप बाद में एक बार मेरी तारीफ थोड़ा देर कर दीजिएगा, लेकिन अभी चला पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा ये काम सफल तभी होगा, मेरा मेहनत, जब आप पढ़ के रिजल्ट ले पाओगे। नहीं तो मेरा भी मेहनत गया पानी में, और आपका भी मेहनत, आपका तो टाइम भी गया और मेहनत भी गया। कहते हैं देखो, ये 5 को ग्राफ है वेग समय ग्राफ का, ये एनसीईआरटी का सवाल है। चला जी, ये असंभव ग्राफ है, ये एक समान वेग का ग्राफ है, वेग और समय के बीच का ग्राफ, ये तीनों त्वरण का मान देगा, एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण। अब क्वेश्चन देख लो, वेग समय ग्राफ का ये वाला ग्राफ कह रहा है, ये वाला ग्राफ कह रहा है, जो ग्राफ कह रहा है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक समान गति कर रहा है, विराम में है, और समान गति है, एक समान त्वरण है, आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता। ए की बी की सी, जल्दी बता। ए की बी की सी, जल्दी बताओ। ए की बी की सी, व्हाट इज द आंसर। ए की बी की सी, एक समान गति कर रहा है, इज द राइट आंसर। एक समान गति कर रहा है, इज द राइट आंसर। देख लो, वेग समय ग्राफ का ये तीनों ग्राफ त्वरण का मान देगा, यह असंभव है, ये एक समान वेग है। ये वाला ग्राफ आपको दे दिया है, ये वाला ग्राफ आपको दे दिया है, तो एक समान गति कर रहा है, इज द राइट आंसर। जल्दी लिख लो, कुछ नहीं करना है। चला, वेग और समय के बीच का ग्राफ, एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण, असंभव, एक समान वेग, एक समान क्या वेग, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अरे क्वेश्चन तो इतना ना बड़ा है, चला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन चला बड़ा मजेदार होता है, इसलिए कि बड़ा होगा तो समझिए कि क्वेश्चन जल्दी बनेगा, बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है।
कहता देखो ये जो ग्राफ है आपका, वो ये ग्राफ कुछ इस कदर है, 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 ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये समय है, और ये जो ग्राफ है ये समय है, ये दूरी है। अब देखो, कहते हैं ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रहा, दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए, सही कथन चुनिए। जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा। आप एक बार एकदम ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा, यही इस ग्राफ का रूल है। इसके दो तीन क्वेश्चंस हैं, इसको एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा। सी ग्राफ जो है वो दूरी की ओर है तो दूरी को फेवर करेगा, और दूरी बटा समय का ग्राफ वेग का मान देगा। दूरी बटा समय का ग्राफ वेग का मान देगा, क्योंकि दूरी बटा समय वेग होता है। अब बताओ हमको, या दूरी बटा समय चाल होता है तो दूरी और समय के बीच का ग्राफ जो होगा वो चाल का मान देगा, क्योंकि दूरी बटा समय चाल होता है। अब बताओ, ये सी जो है दूरी के तरफ है, इसका मतलब सी में दूरी ज्यादा होगा। सी में दूरी ज्यादा होगा तो दूरी कब ज्यादा होगा? दूरी कब ज्यादा होगा? जब वेग ज्यादा होगा। बताओ, सी में दूरी के तरफ है तो इसमें दूरी ज्यादा होगा, सी में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा डी में, उससे कम होगा ए में, उससे कम होगा बी में। सी में सबसे ज्यादा, उससे कम डी, उससे कम ए, उससे कम बी। और अगर हम चाल की बात करें तो जब दूरी सबसे ज्यादा होगा तो चाल भी सबसे ज्यादा होगा, तब इन दूरी ज्यादा होगा। हमारी दूरी कब सबसे ज्यादा होगी? जब हमारा चाल सबसे ज्यादा होगा। हमारी दूरी कब सबसे ज्यादा होगी? जब हमारा चाल सबसे ज्यादा होगा। हमारी दूरी तब सबसे ज्यादा होगी जब हमारा चाल सबसे ज्यादा होगा। हमारी दूरी कब सबसे ज्यादा होगी? जब हमारा चाल सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ, दूरी सबसे ज्यादा है सी में, क्योंकि जो जिसकी तरफ होगा उसको फेवर करेगा। सी दूरी की तरफ है, दूरी को फेवर करेगा, इसमें दूरी ज्यादा होगा। उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। तो भैया चाल भी सबसे ज्यादा सी, उससे कम डी, उससे कम ए, सबसे कम बी। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं कार ए की चाल डी से अधिक है, ए की चाल डी से अधिक है, नहीं ए की चाल तो कम है, तो ये होगा नहीं। अगला है कार बी सबसे धीमा है, भैया हाँ कार बी सबसे धीमा है, देखो यही आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। सबसे धीमा कार कौन है? बी है। बाकी देखो कट जाएगा। वेरी गुड। सबसे ज्यादा दूरी जो वही ट्रेवल करेगा जिसका चाल सबसे ज्यादा होगा। दूरी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब चाल सबसे क्या है? ज्यादा है। आंसर। किसी पिंड का जड़त्व, आ हा, जड़त्व जड़त्व जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व की बात कर रहा है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। देखो, जड़त्व की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो जड़त्व अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। जड़त्व अवस्था परिवर्तन का विरोध, अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा जड़त्व। जड़त्व जो है आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। जड़त्व द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। आई का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बता जल्दी से। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। कहेगा जड़त्व किसकी माप देता है? द्रव्यमान की माप देता है। जड़त्व, जड़त्व जो है वो माप देता है। जड़त्व किसकी माप देता है? जड़त्व, जड़त्व जो है वो माप देता है। जड़त्व माप देता है। जड़त्व जो है वो माप देता है। जड़त्व माप देता है किसका? द्रव्यमान का। जड़त्व जो है वो माप देता है किसका? द्रव्यमान का। जड़त्व माप देता है किसका? द्रव्यमान का। जड़त्व माप देता है किसका? द्रव्यमान का। हाँ, न्यूटन चचा का पहला नियम, जड़त्व माप देता है किसका? द्रव्यमान का। एकदम शुद्ध शुद्ध मलाई है चला एनसीईआरटी। कहते हैं अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। जड़त्व माप देता है द्रव्यमान का। आवेग माप देता है भार का। आवेग माप देता है किसका? भार का। और संवेग माप देता है गति की मात्रा का। संवेग माप देता है गति की मात्रा का, माप जो है वो संवेग देता है। और जड़त्व माप देता है द्रव्यमान का। जल्दी लिख।
अरे आपका क्लास नहीं करते हैं तो तब तक मेरा मन नहीं लगता है। 5th एडिशन पे अभी काम चल रहा है, चला आएगा। जिसके पास 4th है उसको 5th लेने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ जो अलग से हम दिए हैं उसी को ऐड किए हैं। जिसके पास पहले से बुक है उसको नहीं लेना है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर केजी मीटर स्क्वायर। जड़त्व का माप देता है किसका? द्रव्यमान का। हम चला उसमें बहुत सारा चीज ऐड किए हैं, बहुत सारी चीज सब्सट्रैक्ट किए हैं, लेकिन आपको लेने की जरूरत नहीं। अगर आप पढ़े हैं हमसे तो वो आपके लिए बेहतर है, से बेहतरीन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओए होए होए, हेने ऑन रे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना हो गया? 2 न्यूटन। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगर हवा में किसी वस्तु का भार मान लो 10 न्यूटन है, इसको जल में डुबा देते हैं, इसको हम लोग जल में डुबा देते हैं, तब इस वस्तु का भार हो जाता है 8 न्यूटन। तब इस वस्तु का भार हो जाता है कितना न्यूटन? 8 न्यूटन। इसका मतलब कह रहा है पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार हो गया 2 न्यूटन। और ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आपकी बुक फ्लिपकार्ट पर 590 में मिल रही है। चलो फ्लिपकार्ट पे बुक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आस ऑफिशियल ऐप पे बुक करोगे तुमको एमआरपी पे मिल जाएगा। सर आपसे प्यार हो गया है, हमको भी आपसे प्यार हो गया। आई लव यू। जल्दी बता दीजिए आंसर। कहते हैं चलो ये 10 न्यूटन का है हवा में, और ये पानी में गया तो 8 न्यूटन का, इसका मतलब 2 न्यूटन के बराबर पानी विस्थापित किया। और ये सिद्धांत है आर्किमिडीज का। ये सिद्धांत किसका है दोस्त मेरे? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्यों? पहले तो चला ओजोन परत की अगर बात करोगे तो ओजोन परत के कुछ गुण हैं, इसको बढ़िया से जान लीजिए। ओजोन परत कहाँ है? ये समताप मंडल में है, ये समताप मंडल में है, पहली बात। दूसरी बात, ओजोन परत पराबैंगनी किरण से बनता है। ये ओजोन परत का जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है, ओजोन परत का जो निर्माण होता है, ओजोन परत का जो निर्माण होता है ये पराबैंगनी किरण से होता है। ओजोन परत का निर्माण जो होता है ये पराबैंगनी किरण से होता है। ओजोन परत का निर्माण जो होता है ये पराबैंगनी किरण से होता है। इसका जो क्षय होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। इसका जो क्षय होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ये पराबैंगनी किरण को रोकता भी है, ये पराबैंगनी किरण को रोकता भी है, और पराबैंगनी किरण से निर्मित भी होता है। पराबैंगनी किरण को रोकता है। पराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है। पराबैंगनी किरण को रोकता है। यह समताप मंडल में है, इसका निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है, इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से के कारण होता है। पराबैंगनी किरण को रोकता है। ये किसको रोकता है दोस्त मेरे? पराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है। पराबैंगनी किरण का क्षय का मतलब ओजोन परत का क्षय अगर कह दे ओजोन का क्षय, ओजोन में छिद्र अगर कह दे, ओजोन में छिद्र अगर कह दे मतलब छेद नहीं होना, ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत का, ध्यान रखिएगा, ओजोन परत का पतला होना, ओजोन परत का, ओजोन परत का पतला होना, ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत में छिद्र होना मतलब ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। ओजोन में छिद्र का मतलब हुआ ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। ओजोन में छिद्र का होना मतलब ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। ओजोन परत समताप मंडल में, इसका निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है, इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। पराबैंगनी किरण को रोकता है। ये ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरण को रोकता है। ओजोन में छिद्र का मतलब होता है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन में छिद्र का मतलब होता है ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। ओजोन दिवस, वेरी गुड, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत में अगर छेद हो जाना कह दिया मतलब ओजोन परत का क्या हो जाना? पतला हो जाना। दोस्त मेरे, ओजोन परत में छेद का हो जाना मतलब ओजोन परत का क्या हो जाना? पतला हो जाना। और ये समताप मंडल में इसका निर्माण भी होता है पराबैंगनी किरण से, इसका क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। पराबैंगनी किरण को ये रोकता भी है। कहता है ह्रास हो रहा है ओजोन परत का। मोटर गाड़ी के अत्यधिक उद्योग निर्माण, मनुष्य से निर्मित यौगिक जिनमें फ्लोरीन क्लोरीन होगा उसी से ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा, और उसी से इसका क्षय होगा। आंसर शी फॉर कैट। आंसर, बहुत पानी आंधी तूफान आया है मधुबनी में। अच्छा कोई बात नहीं, चला आंधी तूफान आएंगे और थम फिर चले भी जाएंगे। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है दोस्त मेरे।
जल्दी बताओ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है, गौर फरमाइएगा कि एक गतिमान पिंड के विस्थापन और तय की गई दूरी का संख्यात्मक मान क्या होगा। देखो, अगर ये सीधे चलता है, अगर ये सीधे चलता है तो इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। और अगर ये टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो इसको कहते हैं दूरी। और अगर ये एक ही रास्ता है, मात्र एक रास्ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन। और इसी को हम लोग कहते हैं दूरी। यहाँ विस्थापन और दूरी बराबर होता है, तो या तो दूरी बड़ा होगा या तो दूरी बराबर होगा। हमको कह रहा है दूरी, विस्थापन और दूरी, ये क्वेश्चन चला पिछले बार भी पूछा था, विस्थापन और दूरी का जो संख्यात्मक अनुपात होगा, तो विस्थापन या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो विस्थापन छोटा होगा तो एक से छोटा हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। विस्थापन बड़ा होगा तो एक के बराबर हो जाएगा। यही लेकिन अगर कह दे, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यही बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन भी है। अगर यही दूरी बटे विस्थापन कह दे, यही अगर दूरी बटे विस्थापन कह दे, तो दूरी बटे विस्थापन कह देगा तो क्या मारिएगा। यही अगर दूरी बटे विस्थापन कह दे तो क्या मारिएगा, दूरी और बटे विस्थापन, क्या मारिएगा बताइए जल्दी। दूरी का मान जब भी होगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो एक से बड़ा या बराबर होगा, तो हिसाब से मारिएगा तभी होगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये खाली रट्टा मार के नहीं होगा, एनसीईआरटी में यही सवाल दिया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि विस्थापन, अगर विस्थापन या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो विस्थापन बटा दूरी एक से छोटा या बराबर, और दूरी बटा विस्थापन कहेगा तो एक से बड़ा या बराबर, दूरी बटा विस्थापन कहेगा तो एक से बड़ा या बराबर। दूरी बटा विस्थापन कह देगा तो एक से बड़ा या बराबर, क्योंकि दूरी या तो बराबर बड़ा है या तो बराबर है, तो एक से बड़ा या बराबर। विस्थापन या तो छोटा है या तो बराबर है, एक से छोटा या बराबर हो जाएगा। हो गया, ये एकदम चला, ये एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए इसको बढ़िया से देख लो। विस्थापन जो है या तो छोटा होगा या बराबर, तो एक से छोटा या बराबर। दूरी या तो बड़ा होगा या बराबर, तो एक से बड़ा या बराबर। आंसर, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। कह रहा है दूरी, विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी एक से छोटा और बराबर, एक से बराबर या कम। आंसर क्या मार रहे हैं आप लोग, डी है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न कहता है एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके विलयन में अधिक मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा, यानी नीले को लाल करने लगेगा। तो व्युत्क्रमित तब होगा, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल लिटमस को नीला करता है बीआरबी। एक होता है बीआरबी, यानी बेस जो है वो रेड टू ब्लू करता है, और ए बी आर जो है, ए बी आर बी आर बी होता है, ए बी आर, ए बी आर बोले तो एसिड जो है वो ब्लू टू रेड करता है, बेस जो है वो रेड टू ब्लू करता है, और एसिड जो है वो ब्लू टू रेड करता है। कहते हैं एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये क्षार है, इसका मतलब ये क्षार है। कहता है निम्नलिखित में से किसके विलयन अधिक के मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा। तो व्युत्क्रमित तब होगा जब अम्ल मिलाएंगे, तब ना नीले को लाल करने लगेगा। अम्ल कौन है बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर। ए की बी किसी की डी, व्हाट इज द आंसर जल्दी बताओ। कहते हैं लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, क्षार है। अब कह रहा है क्या ऐसा मिला देंगे तो उल्टा हो जाएगा, नीले को लाल करेगा, अम्ल। अम्ल एक को है, ये है देखो कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। चूना बेकिंग पाउडर, ये भी क्या है, क्षार है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन चला एनसीईआरटी का है, तनी उल्टा रहवे करेगा। इस क्वेश्चन पे तो कम से कम सवाल ना खड़ा करो मेरी जान, ये क्वेश्चन तो भारत सरकार का क्वेश्चन है। अब तुमको अमेरिका जाना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन पे सवाल खड़े कर रहे हो तो। हो गया, अरे हो गया। अब देखो चला, अगर अम्ल और क्षार की बात करें, अम्ल और क्षार की बात करें, तो अम्ल का जो है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा होता है।
अम्ल की अगर हम बात करें तो ये ABR होता है, अम्ल की बात ABR, और क्षार BRB होता है। और अम्ल की अगर हम बात करें, अम्ल 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 अम्ल, इसका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और इसका pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। TCS का बाप है एसके झा। अरे ई कौन बात करता है, एग्जाम का बाप? हम एग्जाम के बाप हैं? एग्जाम तब तो दिया नहीं है दोस्त। एग्जाम बड़ा उल्टा चीज है, एकदम सही से पढ़िएगा और सही कंटेंट पढ़िएगा, एकदम तभी क्वेश्चन बनता है। हर बार एग्जाम आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी लिख। अम्ल खट्टा होता है ABR BRB, pH मान 7 से कम, pH मान 7 से अधिक। और ये तो सबको पता होगा दोस्त मेरे, अम्ल किसको कहते हैं? ये H+ देगा, जो H+ देगा वो अम्ल है, और जो OH- देगा वो क्षार है। जो H+ देगा वो अम्ल है, और जो OH- देगा वो क्या है? क्षार है। जो तेजी से H+ देगा वो प्रबल अम्ल है, जो धीरे धीरे H+ देगा वो दुर्बल अम्ल है। जो तेजी से H+ देगा वो प्रबल अम्ल है, जो धीरे धीरे H+ देगा वो दुर्बल अम्ल है। आंसर आंसर आंसर। कहते हैं दांत के इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट होता है कैसा? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला, इनामेल, इनामेल और टूथपेस्ट, इनामेल और टूथपेस्ट ये होता है क्षारीय। अब मुंह जो होता है, मुंह जो होता है, मुंह जो होता है ये होता है अम्लीय। मुंह में जो सड़न होता है अम्लीयता के कारण। अब पेस्ट जो होता है, पेस्ट होता है क्षारीय, पेस्ट होता है क्षारीय, पेस्ट होता है क्षारीय। दांत का इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है बताओ? कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। उदासीन की अगर बात करोगे, CONOH2O, ये उदासीन है। उभयधर्मी भी पूछेगा, Al2O3 ZNO PbO2, ये उभयधर्मी है। Al2O3 ZNO PbO2 ये क्या है? चला, उभयधर्मी है। CONOH2O उदासीन है। अम्लीय क्षारीय देख लो, इनामेल और टूथपेस्ट क्षारीय है। इसीलिए तो मुंह अम्लीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है और हमारा मुंह साफ हो जाता है। पेस्ट जो होता है ये भी क्षारीय होता है। सॉरी, सोडा, पेस्ट तो टूथपेस्ट हो ही गया, सोडा जो होता है ये क्षारीय होता है। जितना वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? क्षारीय है। मुंह अम्लीय होता है। हाँ, वेरी गुड, 5.5 से कम होता है। 5.5 से क्या होता है? कम होता है। मुंह अम्लीय होता है और 5.5 से क्या होता है? चला, कम होता है। इनामेल और टूथपेस्ट क्षारीय होता है, मुंह अम्लीय होता है, सोडा क्षारीय होता है, उदासीन CONO और H2O होता है। उभयधर्मी की बात करें, Al2O3 ZNO PbO2 होता है, Al2O3 ZNO PbO2 होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से लिख लीजिए। ये अम्ल क्षार चैप्टर है, चला, इसीलिए उसी का है। हम बोले थे टॉपिक वाइज करवाएंगे, ये एकदम आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। अब देखो, चला, अम्ल दो प्रकार के, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के? चला, दो प्रकार का, एक प्रबल अम्ल। क्षार भी दो प्रकार का, एक प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल और दुर्बल अम्ल दो प्रकार का, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल होता है जो तेजी से H+ देगा, जो तेजी से H+ देगा उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। जो धीरे धीरे H+ देगा, धीरे धीरे H+ देगा, उसे कहेंगे दुर्बल अम्ल। इसका एग्जाम्पल ले लो तुम, इसका एग्जाम्पल है HCl, इसका एग्जाम्पल है HNO3, H2SO4, ये सब प्रबल अम्ल हैं। और इसका एग्जाम्पल में आओगे तो इसका एग्जाम्पल है CH3COOH, HCOOH, CH3COOH, HCOOH, CH3HCOOH। जितना कार्बनिक अम्ल है ना, ये सब दुर्बल अम्ल है। जितना कार्बनिक अम्ल है जिसमें कार्बन युक्त है वो सब दुर्बल अम्ल है, धीरे से H+ देगा। और जल तो उदासीन होता है, इस सबको पता है। जल जो होता है वो उदासीन होता है। अब क्वेश्चन कहता है अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, चला, सबसे ज्यादा। एसिटिक एसिड तो एकदम नहीं होगा, ये ऐसा अगर है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, एसिटिक एसिड एकदम नहीं होगा। तो अब एगो बच गया, यहाँ भी एसिटिक एसिड है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एसिटिक एसिड कार्बनिक एसिड है, CH3COH, तो ये सबसे ज्यादा होगा नहीं, दुर्बल है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें देखो, एगो जल को यहाँ रखा है, एगो जल को यहाँ रखा है, एगो जल को यहाँ रखा है, तो उससे कम हो जाएगा एसिटिक एसिड, सबसे कम होगा जल। जल क्योंकि उदासीन होता है, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। जल उदासीन होता है। जल क्या होता है, चला उदासीन होता है। जल उदासीन होता है, सबसे कम अम्लीय हो जाएगा। जल उदासीन होता है, सबसे कम अम्लीय हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये HCl है, HCl प्रबल अम्ल है, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। उससे कम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों होगा उससे कम, क्योंकि एसिटिक एसिड में कार्बन है, कार्बन है तो उससे कम हो जाएगा। और जल तो उदासीन होता है, सबसे कम हो जाएगा। हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल उदासीन होता है। प्रबल अम्ल वो है जो तेजी से H+ देगा, दुर्बल अम्ल वो है जो धीरे से H+ देगा। प्रबल अम्ल वो है जो तेजी से H+ देगा, दुर्बल अम्ल वो है जो धीरे से H+ देगा। अगला, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? धातु निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? एक तो विद्युत चालकता एकदम दर्शाती है, ध्वनिक प्रकृति टन टन मारेगा, ये भी सही है, तन्यता भी होता है, विद्युतहीनता नहीं होता है। विद्युतहीनता मतलब मंदित होना होता है। अब मंदित होने का कोई गुण इसमें होता नहीं है, मंदित होना ये गुण इसमें नहीं होता है। द्युतहीनता यानी मंदित होना, ये गुण इसमें नहीं होता है। द्युतहीनता मतलब मंदित होना, ये गुण धातु में नहीं पाया जाता है। धातु में क्या क्या होता है, चला, चमक होता है, तन्यता होता है, अधात वर्णीयता होता है, पीट कर चादर बनने का गुण होता है, धातु को एक से दूसरे रूप में बदलने का गुण होता है, लेकिन द्युतहीनता नहीं होता है। अगला देखो, ये क्वेश्चन कितना सुंदर है। ये क्वेश्चन चला देखो कितना सुंदर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया से यौगिक जेड बना। एक्स और वाई की अभिक्रिया से यौगिक जेड बना, जिसमें कह रहा है एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका मतलब एक खोया दूसरा ग्रहण किया, तो जेड जो बना है इसका मतलब ये आयनिक बंधन बना है। इसका मतलब ये कौन बंधन बना है, आयनिक बंधन। एक ने त्याग किया दूसरे ने ग्रहण किया, इसका मतलब ये कौन बंधन बना। लव यू सर, NCERT क्लास के लिए गौर फरमाइएगा। कहते हैं अगर एक ने त्याग किया दूसरे ने ग्रहण किया तो कौन बंधन बना है, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में आप एज्यूम कीजिए NaCl को, और आप इसके गुण को, आयनिक बंधन का जो गुण होता है, आयनिक बंधन का जो गुण होता है उसको एक बार देख लीजिए। आयनिक बंधन का गुण क्या क्या है, आयनिक बंधन का या NaCl का, दोनों की बात हम कर लेते हैं। आयनिक बंधन का गुण क्या क्या है, इसका उच्च गलना उच्च 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 गलनांक है, उच्च गलनांक और क्वथनांक है, उच्च गलनांक और क्वथनांक है, उच्च गलनांक और क्वथनांक है। ये ठोस अवस्था में जो है, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक हैं, ठोस अवस्था में कुचालक हैं, और द्रव अवस्था में सुचालक हैं। जैसे नमक ले लीजिए ना, द्रव अवस्था में क्या है, वो सुचालक है, जब पानी डाल देते हैं सुचालक है। और ये जल में जो है घुलनशील है, जल में घुलनशील है, और द्रव घोलक में और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील है, जैसे अल्कोहल वगैरह में। कार्बनिक में अघुलनशील है, अघुलनशील है। ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक, जल में घुलनशील, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील। अब बता दो जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसके हिसाब से आंसर आप बना दीजिए। एक्स और वाई, चला नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है क्या, आप एकदम धड़ल्ले से मार दीजिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। एक्स कहता है जेड नहीं दर्शाता है, कौन सा गुण नहीं दर्शाता, कहता है उच्च गलनांक होवे करता है, देख लो उच्च गलनांक और क्वथनांक। निम्न गलनांक नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा, निम्न गलनांक नहीं होता, यही आंसर। गलित अवस्था में विद्युत का चालन एकदम करता है, द्रव अवस्था में सुचालक होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है एकदम, यह ठोस अवस्था में। नमक किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक होगा कि निम्न गलनांक, आंसर बता। निम्न गलनांक इज द राइट आंसर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इसका, देख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये चला भारत सरकार का जो क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करके आपको सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि NCERT है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। देख लो, क्वेश्चन नंबर कहता है 15, इसको लिख लो जल्दी से। उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक सुचालक और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जल में घुलनशील, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील। अगला प्रश्न, तीन तत्व एक्स वाई जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2 8, वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2 8 7 और जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2 8 2। एकदम शुद्ध एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बढ़िया से देख लो कौन सा कथन सही है। ये 2 8 है, इसका मतलब ये अक्रिय गैस है, इसका मतलब अक्रिय गैस है। और 2 8 7 है, इसका मतलब ये हेलोजन है, हेलोजन भी है। ये अधातु भी है। अधातु के भाइतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब धातु है। अब बता आंसर क्या होगा। एक्स एक धातु है, एक्स धातु नहीं है, एकदम गलत है, अक्रिय गैस है एक्स। वाई एक धातु है, नहीं भाई वाई एक अधातु है, भी सही है, गलत है। जेड एक अधातु है, नहीं भाई जेड एक धातु है। वाई अधातु है और जेड धातु है। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। हो गया। देख लो, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये अक्रिय गैस है, और 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हेलोजन भी है, अधातु है। 5 6 7 होता है तो अधातु। और जेड में 2 है, इसका मतलब ये धातु है। जेड में 2 है, इसका मतलब ये क्या है, धातु है। 1 2 3 रहेगा तो धातु होगा, 1 2 3 रहेगा तो क्या होगा, धातु होगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, एकदम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। हीरा तो नहीं है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट चला एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। और पारा एकमात्र सीसा एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक है। आंसर बता क्या हो जाएगा। फुलरीन, इसको हम लोग कार्बन 60 के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जियोडेसिक संरचना होता है, इसका जियोडेसिक संरचना होता है, या फुटबॉल के आकार का संरचना होता है, फुटबॉल के आकार का संरचना होता है। ग्रेफाइट सुचालक है, हीरा कुचालक है, हीरा कुचालक है। सल्फर तो अधातु है, सल्फर अधातु है, अधातु सबको पता है कुचालक होता है, अधातु सबको पता है कुचालक है। सल्फर की का उपयोग महिलाएं बाल सीधा करने के लिए करती है, महिलाएं बाल सीधा करने के लिए सल्फर का उपयोग करती हैं, महिलाएं बाल सीधा करने के लिए सल्फर का उपयोग करती हैं। हीरा कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। फुलरीन जो है कार्बन 60 होता है, जियोडेसिक संरचना होता है, फुटबॉल के आकार का होता है, फुटबॉल के आकार का होता है, जियोडेसिक संरचना होता है। और किस आकार का होता है दोस्त मेरे, फुटबॉल के आकार का होता है। ठीक है, आंसर है ग्रेफाइट सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है, सल्फर अधातु है कुचालक है, फुलरीन कार्बन 60 जियोडेसिक फुटबॉल के आकार का होता है। सल्फर 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 महिलाएं अपना बाल सीधा करने के लिए सल्फर का उपयोग करती हैं। जल्दी लिख, ग्रेफाइट सुचालक है, हीरा क्या है, कुचालक है। अगला प्रश्न, अगला सेट नंबर दे दे के चला आप सॉल्यूशन लिखते जाइए, एक के बार हम 20 सेट आपको अवेलेबल करवा देंगे। सेट नंबर दे दे के आप सॉल्यूशन लिखते जाइए। सेट नंबर 6 है, 20 सेट हम करवाने वाले हैं। अगला प्रश्न बताओ, ई CHO है, CHO ध्यान दीजिएगा, चला OH होगा, OH होगा तो प्रोपेनॉल, CHO होगा अल, CO होगा तो ओन, कीटोन जिसको हम कहते हैं। COOH होगा तो इसको हम लोग ओइक एसिड कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। अब बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। इस CHO है ना, 1 2 3 है तो 3 है तो प्रोप हो जाएगा, 3 है तो प्रोप हो जाएगा। प्रोप में भी अल्डिहाइड है, CHO है, CHO है तो अल हो जाएगा, तो प्रोपेनल हो जाएगा। प्रोपेनॉन नहीं होगा, ईथ नहीं होगा। देख लो कार्बन 1 2 3 है ना, तो 3 है तो प्रोप हो जाएगा, 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, 3 है तो क्या हो जाएगा, चला प्रोप। CHO रहेगा तो अल होगा, OH होगा तो ऑल होगा, CO रहेगा तो ओन होगा, कीटोन, ONE होगा। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, अगला क्वेश्चन कहता है 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड घर्षणहीन क्षैतिज मेड़ पर इतना मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, यदि वस्तु के वेग यदि वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल का मान क्या होगा। बता आंसर क्या होगा।
ला 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 ला, लड़का मारेगा 2 चौका 8, लेकिन भैया वेग है, आई द्रव्यमान है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अगर आपको वेग वही बनाए रखना है, इसका मतलब कोई बल नहीं लगाना है। कहता गति वस्तु की गति इसी वेग से बनाए रखने के लिए कोई बल नहीं लगाना है। वस्तु की गति इसी वेग से बनाए रखने के लिए कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु की गति इसी वेग से बनाए रखने के लिए कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही वेग आपको चाहिए तो आप बल मत लगाइए, क्योंकि बल लगाइएगा तो वेग बदल जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। वेग जैसे लगाइएगा, आपका वेग जैसे लगाइएगा बल वेग बढ़ जाएगा, बल जैसे लगाइएगा वेग बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन जाते जाते हम बता के जाते हैं। बताओ बल का सूत्र किस नियम से मिलता है? बल का सूत्र किस नियम से मिलता है? न्यूटन की गति का पहला नियम से, दूसरा नियम से, या तीसरा नियम से, या चौथा नियम से? बताओ बल का सूत्र किस नियम से मिलता है? पहला, दूसरा और तीसरा। एकदम चला सुच्चा एकदम मलाई पढ़ाते हैं। अभी हम 6:25 30 तक आते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो जाता है क्योंकि मेरा क्लास रहता है, तो उसका वो खत्म करते हैं तब यहाँ आते हैं, तो इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। और हम आपकी सेवा में 25 के आसपास, 25 से 30 के बीच में हम लाइव आ जाएंगे। 25 से 30 के बीच में लाइव आ जाएंगे, 10 मिनट दाब के पढ़ा देंगे। आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। 35 से 45 मिनट का क्लास होगा आपका। अगर आपके पास समय हो तो 20 दिन 20 कक्षा आप फॉलो कीजिए। ये आपकी छठी कक्षा है। जल्दी बता दो, बल का सूत्र न्यूटन का दूसरा नियम, बल की परिभाषा पहला नियम, और बल की प्रकृति तीसरा नियम, और चौथा नियम है ये नहीं है, ये हो जाएगा परिभाषा। बल की परिभाषा पहला नियम, बल का सूत्र जो है वो दूसरा नियम, अब बल की प्रकृति जो है वो तीसरा नियम, बल की प्रकृति जो है वो तीसरा नियम। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं फिर हम लोग कल की कक्षा में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और कलम की ताकत को पहचानिए। 20 दिन 20 कक्षा में शुद्ध एनसीईआरटी में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। थैंक यू वेरी मच।